नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर कमाई का आंकड़ा 1 करोड़ रुपए के पार जा रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते समय एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है शेड्यूल एएल यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का शेड्यूल। हाई अर्नर्स के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल टैक्स कंप्लायंस है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आईटीआर भरते समय अक्सर ये मान लिया जाता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, अपनी इनकम और टैक्स की डिटेल दे दी तो बस काम खत्म। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इनकम डिक्लेयर करना काफी नहीं है। यहीं पर एक हिडन ट्रैप सामने आता है जहां कुल संपत्ति और उससे जुड़ी देनदारियों का पूरा हिसाब किताब देना अनिवार्य हो जाता है। आज हम इस उलझे हुए टॉपिक को कुछ बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि शेड्यूल एएल आखिर है क्या, किन संपत्तियों को रिपोर्ट करना होता है, 1 करोड़ की लिमिट का गणित कैसे काम करता है, इसके पीछे सरकार का असल मकसद क्या है, कुछ खास स्पेशल रूल्स और अंत में इसे नजरअंदाज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये शेड्यूल एएल आखिर क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो शेड्यूल एएल आईटीआर का एक मैंडेटरी यानी अनिवार्य सेक्शन है। इसे आप एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह समझ सकते हैं। इसमें होता यह है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च तक जो भी कुल संपत्ति है और उस पर जो भी देनदारियां या लोन हैं, उसकी पूरी डिक्लेरेशन देनी होती है। असल में सरकार बस ये क्रॉस चेक करना चाहती है कि जो इनकम डिक्लेयर की गई है, क्या जमा की गई संपत्ति उसी के अनुपात में है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस स्नैपशॉट में दिखाना क्या-क्या है, यानी रिपोर्टेबल एसेट्स कौन-कौन से हैं। यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि संपत्तियों को 3 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अचल संपत्ति या इमूवेबल एसेट्स, जैसे कि कोई जमीन, घर, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी। दूसरा है चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स, जैसे कार, बाइक, सोने चांदी के गहने या यहां तक कि बोट्स। और तीसरा हिस्सा है वित्तीय संपत्ति यानी फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें बैंक बैलेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस और अगर किसी को लोन दे रखा है तो वो सब आता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर इनमें से कोई भी एसेट खरीदने के लिए लोन लिया गया है तो उस लायबिलिटी को भी रिपोर्ट करना अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम गणित पर। ये 1 करोड़ की लिमिट आखिर कैसे काम करती है? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए नियम कहता है कि अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो शेड्यूल एएल भरना होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। सरकार ग्रॉस इनकम को नहीं देखती, यानी डिडक्शन से पहले की कुल कमाई को आधार नहीं माना जाता। ये लिमिट पूरी तरह से नेट टैक्सेबल इनकम पर टिकी है, मतलब वो इनकम जो सारे टैक्स डिडक्शंस घटाने के बाद बचती है। इसे एक बहुत ही सटीक गणितीय उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि राहुल शर्मा नाम के एक व्यक्ति की ग्रॉस इनकम है 1.03 करोड़ रुपए। अब दूसरे स्टेप में टैक्स छूट का फायदा लिया जाता है, जैसे एटीसी और एटीडी के तहत 1.5 लाख रुपए और होम लोन के ब्याज पर भी 1.5 लाख रुपए की छूट। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का डिडक्शन हो गया। अब तीसरे स्टेप में जब 1.03 करोड़ में से ये 3 लाख घटाए जाते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम बचती है बिल्कुल सटीक 1 करोड़ रुपए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? राहुल को शेड्यूल एएल भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो होम लोन वाला डिडक्शन मिस हो जाता तो क्या होता? टैक्सेबल इनकम तुरंत 1 करोड़ के पार चली जाती और ये फॉर्म भरना मैंडेटरी हो जाता। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक छोटा सा डिडक्शन पूरी रिपोर्टिंग की कहानी कैसे बदल सकता है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इतने सख्त नियम क्यों बनाए गए हैं? और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इस रेगुलेशन के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, ये कोई मनमानी सजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। अक्सर देखा गया है कि कागजों पर इनकम कम होती है, लेकिन असल जिंदगी में संपत्तियों का अंबार होता है। इसीलिए सरकार के 3 साफ लक्ष्य हैं। पहला, घोषित आय का असल संपत्ति से मिलान करना। दूसरा, उन निवेशों की पहचान करना जिन्हें छुपाया गया हो। और तीसरा, टैक्स चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहद जरूरी स्पेशल रूल्स की बात करते हैं। क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए कुछ खास सिनेरियोस को फटाफट डिकोड कर लेते हैं। अगर कोई संपत्ति गिफ्ट में या वसीयत में मिली है तो उसकी रिपोर्टिंग पिछले मालिक की लागत के आधार पर की जाती है। जॉइंट प्रॉपर्टी है
तो पूरी वैल्यू नहीं, बस अपने हिस्से की वैल्यू बतानी है। अगर कोई फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका कब्जा अभी तक नहीं मिला है, तो बिल्डर को दिया गया पैसा सीधे प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं बल्कि लोन्स एंड एडवांसेस के तहत दिखाया जाता है। और जो एनआरआईज हैं, उन्हें सिर्फ भारत में मौजूद संपत्तियों की ही जानकारी देनी होती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज के समय में लोग कई नए तरीकों से निवेश करते हैं, लेकिन शेड्यूल एएल के फॉर्म में एनपीएस, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, क्रिप्टो करेंसी या कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स जैसी चीजों के लिए कोई अलग कॉलम ही नहीं है। इस वजह से आईटीआर भरते वक्त टैक्सपेयर्स को अक्सर भारी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। अब हम आ गए हैं आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, निष्कर्ष और परिणाम। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ की सीमा को पार कर गई है, तो इस शेड्यूल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी देना भविष्य में सीधे सीधे इनकम टैक्स के नोटिस या स्क्रूटनी को बुलावा देना है। संपत्तियों और देनदारियों की बिल्कुल सटीक जानकारी देना सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि समझदारी है। और अंत में इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगली बार जब आईटीआर सबमिट होने वाला हो, तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या ये टैक्स फाइलिंग वाकई में 100% पूरी हो गई है, या कहीं कोई ऐसी संपत्ति तो नहीं छूट गई है जो कल को किसी टैक्स नोटिस का कारण बन जाए। अपने फाइनेंशियल्स को एक बार डबल चेक करना हमेशा एक स्मार्ट कदम होता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।